ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर चालू कर दिया था, ठीक है, जिसमें से कुछ मेथड्स हमने स्पीड कंट्रोल के पढ़ लिए थे। मैंने बताया था कि आप इस फॉर्मूले को याद रख के आप बता सकते हो कि कितने तरीके से, कितने डिफरेंट वे से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये था लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दूसरा स्लिप को करते हैं उसको स्लिप कंट्रोल, और ये पोल चेंजिंग, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पढ़ चुके हैं, ठीक है, V/F मेथड, बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड। इसके अंदर भी हमने वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ लिया है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो बचा हमारा पोल चेंजिंग, रोटर रेजिस्टेंस और स्लिप फ्रीक्वेंसी, रोटर वोल्टेज इंजेक्शन, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सो फार हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्लिप में वोल्टेज को चेंज कर सकते थे। पहला जो मेथड हमने तीन तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। पहला स्टेटर साइड, दूसरा रोटर साइड, तीसरा कैस्केडिंग। ओके, स्टेटर साइड में हमने सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल पढ़ लिया था। हम वोल्टेज को कम ही कर सकते हैं तो स्पीड हमारी कम ही होगी, बिलो बेस स्पीड। स्टेटर का रेजिस्टेंस जो ज़्यादा बेनिफिशियल है किसमें, स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर तीसरा हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, V/F कंट्रोल। इससे इन दोनों मेथड से तो स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड से ही पॉसिबल है। बिलो बेस स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड से कम, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में अबव बेस स्पीड एज वेल एज बिलो बेस स्पीड से पॉसिबल है। हमने इसके ग्राफ भी देखे थे। ओके, और दिस डिफरेंट इक्वेशंस वी हैव स्टडीड। ओके, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन के लिए मैंने इक्वेशन डिराइव की थी, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग जोन के लिए इक्वेशन डिराइव की थी। ये सारे इक्वेशंस हम देख चुके हैं। ओके, फाइनल में जो कंक्लूड किया था हमने, ये ग्राफ कंक्लूड किया था कि बिलो बेस स्पीड कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है। V/F इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला फ्रीक्वेंसी हम कम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क तो मेरी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, स्पीड कम होती जाती है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है, और इस मेथड को हम कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे टॉर्क मेरी क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरा मेथड जो V/F के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो उसके अंदर हमारी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो धीरे धीरे घटती जाती है। बट इन this type of mechanism is going through a constant power drive। यहाँ पे पावर कांस्टेंट रहता है तो इसलिए अप्रोच इज कांस्टेंट पावर ड्राइव, जहाँ पे V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज करती रहती है अबव बेस स्पीड फ्रीक्वेंसी पे। तो ये चीजें हम देख चुके हैं। ओके, नाउ डिफरेंट मेथड, दूसरा पोल चेंजिंग। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, NS इज इक्वल टू 120F/P। तो पोल्स को मैं चेंज करके सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकता हूँ, रोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्या बेनिफिशियल है, ये बहुत महंगा है। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज इंक्रीज अलॉन्ग विद द स्टेटर साइज। क्यों, इसमें करेंगे क्या, हम स्टार्टिंग में सपोज फॉर एग्जांपल स्टेटर की वाइंडिंग को सपोज 4 या 6 पोल मशीन के लिए वाइंड कर दें, और कनेक्ट इसको क्या करेंगे, सिर्फ 4, इसमें करेंगे 4 पोल ही कनेक्ट करेंगे वाइंडिंग के रनिंग कंडीशन में। दो दो वाइंडिंग मेरी ओपन रह जाएंगी, तो मशीन कैसे रन करेगी, 120F/4। ओके, सपोज अब मुझे स्पीड इसकी कम करनी है, तो अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दूं तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी। तो वो जो 2 वाइंडिंग्स को मैंने छोड़ा था उनको भी मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अब मेरी मशीन कैसे बन गई, 6 पोल मशीन। तो पोल तो इंक्रीज हो गया बट मेरा स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोल को चेंज करके आपकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। बट ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग्स रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे एक्स्ट्रा पोल्स लग जाएं, या एक्स्ट्रा आपके वाइंडिंग्स, तभी एक्स्ट्रा वाइंडिंग रखनी पड़ेगी। और ये केस, ये अरेंजमेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते। क्यों, मैंने आपको वहां पे जब इनके कंस्ट्रक्शन बताए थे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, एक चीज बताई थी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के पास एक ये क्वालिटी है कि अगर जितने स्टेटर के पोल्स हैं डिजाइंड है, तो रोटर के सारे जो रोटर है बीच में, वो सारे के सारे कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। तो उन कंडक्टर्स में इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लक्स डेवलप होगी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर साइड है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो नंबर ऑफ पोल्स डेवलप कर लेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो वाइंडिंग तो वाउंड है नहीं, सारे कंडक्टर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर रखा है।
तो ये बेनिफिशियल था। तो यहाँ पे आप चाहे नंबर ऑफ पोल्स 4 करो तो ये अपने आप 4 एडजस्ट कर लेगा, 6 करो तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं। बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं, जितने स्टेटर वाइंडिंग के पोल्स हैं उतनी ही वाइंडिंग मुझे यहाँ पे वाउंड करनी है रोटर को, ठीक है। सो दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि अगर इसमें आप पोल चेंज करोगे तो उसमें तो पोल चेंज हो ही नहीं रहे, तो देयर विल बी अनस्टेबल बिहेवियर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हम नहीं चाहते। ओके, तो बस इसका ये कॉस्ट है कि इसकी साइज बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा स्टेटर की एक्स्ट्रा वाइंडिंग रखने के लिए, पोल को बढ़ाने के लिए, है ना, रनिंग कंडीशन में। ओके, तो दिस मेथड इज रेयरली यूज। तो ये तो सारे जो मेथड अपने डिस्कस किए थे, चार सारे कहाँ से देखे थे, स्टेटर साइड, है ना, स्टेटर के जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं को चेंज किया था। नाउ लेट्स एट रोटर साइड। अब रोटर साइड तो सिर्फ और सिर्फ जो पैरामीटर चेंज करने की जो हमारे पास एडवांटेज है वो किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि वहां पे स्लिप लगी हुई है, तो आप उसके अंदर कुछ भी ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में है, आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं है, क्योंकि वहां पे रोटर कंडक्टर्स जो है सारे शॉर्ट सर्किटेड है और हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो दिस रोटर साइड स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो उसमें करते क्या है, पहला जो मेथड है वो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये हम देख चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से करंट कम हो जाता है मेरा, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे वही है, तो पहले जो रोटर का रेजिस्टेंस था दैट वाज ओनली R2 डैश, ओके, प्लस हमने इसमें क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो जो हमारा टोटल रोटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और टॉर्क मैं आपको बता चुका हूँ, टॉर्क इज I2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश बाय एस, ऐसे, ठीक है। तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रही है, रोटर के रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो रोटर के रेजिस्टेंस को मैं कंट्रोल करके, कम ज्यादा करके, ठीक है, आपके स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। बस एक ही डिसएडवांटेज है, इसमें आपने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया है, तो जो इसका पावर है उस पावर को हम स्लिप पावर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लिप फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस हो रहा है वो। रोटर के अंदर जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, E2S, फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो रही है दैट इज F2S, है ना, और रेजिस्टेंस R2 डैश बाई एस, सारा का सारा किस पे हो रहा है, स्लिप। तो पावर, जो पावर जनरेट होगा इसके अंदर I2 डैश का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा पावर जो भी होगा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से, दैट इज स्लिप पावर, तो वो एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर वेस्ट होगा। आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, हीटिंग इफेक्ट होगी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, पुअर होगी, ठीक है। तो अगर इस स्लिप पावर को, जो ये वेस्ट हो रहा है, अगर इसको हम यूटिलाइज करें तब इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप ईडीटीसी में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के अंदर। दैट मेथड इज कॉल्ड स्लिप पावर रिकवरी मेथड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वो आपके सिलेबस में है नहीं, ओके। तो वो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम के मेथड्स हैं दैट यू विल बी स्टडिंग इन योर ईडीटीसी सब्जेक्ट, ओके। तो रोटर रेजिस्टेंस सेम सिमिलर है वैसा कहाँ पे, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखा था। दूसरा जो मेथड है वो है इंजेक्टिंग दी स्लिप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ये आपको दिख रहा है, इसको एक बार हटा दो। ये कौन सा सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, रोटर साइड का। यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, एस ऑफ ई टू, है ना, एस ऑफ ई टू। और मेरा ये रेजिस्टेंस है रोटर के R2 और जे एस एक्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, रोटर के टर्मिनल्स हैं आउटसाइड, ठीक है। स्लिप रिंग में रोटर के टर्मिनल से स्लिप है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट कर सकता हूँ, एक एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट कर सकता हूँ स्पीड को चेंज करने के लिए। कैसे, देखो, एक बार ये जो सीरीज पैरामीटर्स हैं इनको एक बार नेग्लेक्ट कर लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ओके, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये क्या है, एस ऑफ इट, इसको इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस है, सपोज आपकी सप्लाई वोल्टेज तो 100 वोल्ट है ना, तो जो वोल्टेज डेवलप होगी स्टैंड स्टिल पे, सपोज 90 वोल्ट डेवलप हो रही है ना, 90 वोल्ट, बट एक्चुअल रोटर में क्या होगी, इनटू स्लिप भी तो होगी, सपोज 1% स्लिप है ना, तो कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है, 0.9 वोल्ट, बस इतनी सी डेवलप हो रही है रोटर फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर मैं आपको एक बार थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आराम से इसको समझ सकें।
ठीक है। तो नो डाउट 100 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पे 90 वोल्ट डेवलप हो रही है जब मेरी रोटर रुकी हुई थी, बट ये रनिंग कंडीशन में उसकी वजह से स्लिप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोज 50 हर्ट्ज थी, है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एस ऑफ एफ, एस मेरा 1% है सपोज फॉर एग्जांपल, तो 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 0.5 हर्ट्ज है तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज इसको इसके यहाँ पे लगाऊं, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये स्पीड कंट्रोल इफेक्टिव है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। अब आपको तो ऐसा लग रहा होगा यार 90 वोल्ट डेवलप हो रहा है तो मैं 90 वोल्ट कनेक्ट करूं, नहीं, एक्चुअल में स्लिप वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, 0.9 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 0.9 वोल्ट के ही अप्रॉक्स यहाँ पे वोल्टेज ऐड करूंगा। ओके, उसी स्लिप फ्रीक्वेंसी पे 0.9 के आसपास, ऐसा नहीं कि 90 वोल्ट कर दूं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने वोल्टेज, अब वोल्टेज ऐड करने का, ये सीरीज में दिख रहा है आपको, ये सीरीज में लगी है, तो ये वोल्टेज मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, एक तो ऐसे ऐड कर सकता हूँ कि इसको अपोज करे, इसके अपोजिशन में, और एक ऐसे ऐड कर सकता हूँ कि इसको सपोर्ट करे। तो देखो क्या किया, पहला वाला केस मैं देख रहा हूँ कि सपोज इसको जो ई इंजेक्टेड है ना, ई इंजेक्टेड यहाँ पे वोल्टेज है स्लिप फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सपोर्ट कर रहा है, देखो ये भी, ये वोल्टेज किधर करंट फ्लो करवा रही है, इधर, ये वोल्टेज भी किधर फ्लो करवाएगी, इस तरफ, तो दोनों क्या हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर केवीएल लगाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एस ऑफ ई टू प्लस ई इंजेक्टेड इज इक्वल टू जीरो। इंपेडेंस ड्रॉप को मैंने एक बार नेग्लेक्ट कर रखा है। ओके, नाउ अब इसको रीअरेंज करके मैं स्लिप इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, स्लिप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंजेक्टेड बाय ई टू। ओके, तो अब आपको यहां से दिख रहा है मेरी स्लिप की वैल्यू क्या आ गई, मेरी स्लिप की वैल्यू नेगेटिव है, स्लिप की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखो जैसे जैसे मैं इंजेक्टेड वोल्टेज बढ़ाऊं, ढंग से सुनना, ई इंजेक्टेड की वैल्यू बढ़ाऊं, स्लिप बढ़ेगी, लेकिन कहां बढ़ रही है, नेगेटिव साइड। तो अगर आपने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, मेरी स्लिप नेगेटिव, यानी यहाँ पे इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है, यानी मेरी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो धीरे धीरे, है ना, ये ब्रेकिंग कौन सा रीजन है, ये ब्रेकिंग, प्लगिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन। तो आप यूं कह सकते हो, अगर जैसे जैसे अगर आप स्पीड आपकी नेगेटिव को अप्रोच करेगी, है ना, तो मेरी जो स्पीड है रोटर की, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, उल्टा, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा रिलेटेड है। ओके, तो ई इंजेक्टेड में अगर मैंने इसको वोल्टेज जो इसके सपोर्ट में लगा रहा हूँ, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ई इंजेक्टेड यहाँ पे इंक्रीज करिए नेगेटिव साइड में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव साइड ये वाला है, सॉरी, ये रहा, है ना, सी दिस, ये 0 से 1 पर यूनिट है, ये आपका स्पीड इंक्रीज कर रही है इस तरफ, और ये स्लिप उल्टा इंक्रीज कर रही है, और नेगेटिव स्लिप किस तरफ है, नेगेटिव स्लिप इस तरफ है, ये रहा, दिस वन। तो देखो स्लिप नेगेटिव किस तरफ इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, विद द हेल्प ऑफ विच को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो स्लिप इस तरफ इंक्रीज कर रही है। तो देखो आप, यहाँ पे मेरी सिंक्रोनस स्पीड थी, तो अब क्या होगी, स्पीड इस तरफ डायरेक्शन में, सिंक्रोनस स्पीड से रोटर ज्यादा करने लग गया। ठीक है ना, तो अब जो ये स्पीड कंट्रोल है, ये क्या है, अबाउ सिंक्रोनस स्पीड मेथड है ना। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो अगर मैं इसमें सपोर्ट में लगाता हूँ, तो स्पीड ऑब्वियसली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अबाउ सिंक्रोनस स्पीड। तो इस ग्राफ से आपको पता लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इंजेक्टेड वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, मेरी स्लिप बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, तो नेगेटिव में इस तरफ, 0 से -1। और ये कौन सा है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव स्लिप, इंडक्शन जनरेटर एक्शन है, यानी अभी मेरी जो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो तो 1000 आरपीएम है, ठीक है, और रोटर की स्पीड सपोज 1100 आरपीएम हो गई, यानी अब जो इंडक्शन मोटर है किस तरह बिहेव कर रही है, इंडक्शन जनरेटर की तरह, यानी ये अब भाई क्या करेगी, 1100 से 1000 की तरफ आना चाहिए, यानी ये सप्लाई दे रही है अब। ओके, तो दिस इज एन इंडक्शन जनरेटर एक्शन, जब भी मेरी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बड़ी हो जाती है, तो ये जो कंट्रोल है ये अबाउ बेस स्पीड है। अब उल्टा, सपोज अब मैं इसी मुझे बिलो बेस स्पीड, स्पीड कम करनी है, तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये वाले वोल्टेज को, इंजेक्टेड वोल्टेज को रिवर्स में लगा दूंगा, यानी अपोजिशन में लगा दूंगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, सी दिस। ओके, तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ये बनेगी, माइनस एस ऑफ ई टू प्लस ई इंजेक्टेड इज इक्वल टू, तो स्लिप का मेरा ये आया। अब जैसे जैसे मैं ये जो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, स्लिप मेरी बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो ये फिर से ग्राफ में देखते हैं, तो स्लिप पॉजिटिव में बढ़ रही है,
यानी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पे 0 थी, स्लिप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में बढ़ रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी रोटर की स्पीड कम हो रही है। तो दिस इज द स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। ठीक है। अब हम जानते हैं कि भी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस ऑफ ई2, तो उसकी प्रोपोर्शनल में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। अब सपोज इसके अंदर इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी इज नॉट द स्लिप फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे लगाई एक्स्ट्रा, अगर ये स्लिप फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मोटर विल नॉट रन एट बैलेंस स्पीड एंड टॉर्क, तो कोई स्टेडी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके। तो दिस इज दी स्पीड कंट्रोल बाय रोटर साइड, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटर के अंदर हो सकता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सॉरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके। ठीक है। अब एक लास्ट मेथड कंट्रोलिंग का, दैट इज कैस्केडेड कनेक्शन, ये हम लेबोरेटरी के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, दिस वी हैव स्टडीड इन योर लेबोरेटरी क्लासेस। कैस्केडिंग, फिर भी वहां पर डेरिवेशन नहीं की थी, हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। फिर भी अब देखो याद दिलाता हूँ क्या था उसमें। कैस्केडिंग में क्या करते हैं, कैस्केडिंग कनेक्शन भी बोलते हैं इसको, टेंडम कनेक्शन भी बोलते हैं, कई बुक के अंदर TANDM टेंडम कनेक्शन भी बोलते हैं सीधे। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, कैस्केडिंग का मतलब होता है दो इंडक्शन मोटर को एक ही शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, एक ही शाफ्ट से कपल कर लेते हैं। सी दिस इज वन स्लिप सॉरी थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड दिस इज द अनदर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर, अब इसमें से ये ध्यान रखना, एक मोटर तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। कौन सा केस, ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो ये भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये दोनों केस नहीं, इन दोनों में से एक मोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होना पड़ेगा। क्यों, वो देखेंगे। ठीक है। ये केस हो सकता है दोनों ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो जाए, ये भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और ये भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो चल जाएगा केस। बट दोनों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर नहीं होनी चाहिए। एक एक अपने पास जो कैस्केडेड कनेक्शन में उसमें एक तो कम से कम स्क्वायरल केज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होनी ही चाहिए। ओके, फॉर सप्लाई पर्पस। अब ये मैं इसको कनेक्शन को एक्सप्लेन करूँ तो अपने आप समझ जाओगे कि भी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्यों होनी चाहिए। चलो हमने मान लिया दिस फर्स्ट मोटर इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो सेकंड मोटर के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, ये स्लिप रिंग भी हो सकती है और स्क्वायरल केज भी हो सकती है। ठीक है। मैंने क्या किया है, इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट है, उसको यहाँ पे कपल कर दिया है दूसरी, सपोज हमने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ली है ना, दूसरी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ। तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये मोटर NR स्पीड से घूम रही है तो ऑब्वियसली है ये भी मोटर NR स्पीड से घूमेगी। ठीक, मैंने जो इनको शाफ्ट को कपल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये NR स्पीड से घूम रहा है तो ये भी NR स्पीड से घूमेगा ही। ओके, तो अब देखो इसमें केस क्या लिया है मैंने। सपोज ये फर्स्ट मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको मैं यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, थ्री फेज सप्लाई। ओके, थ्री फेज सप्लाई। अब क्या हो रहा है, जैसे थ्री फेज सप्लाई, उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ है सप्लाई, इस मोटर के पोल्स हैं P1 और इसकी स्लिप आ गई S1, और ये इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो है NS1। ओके, अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये स्लिप रिंग के अंदर क्या होगी, करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज इंड्यूस करेंगी। तो इस यहाँ पे तो सप्लाई के अंदर तो मेरी फ्रीक्वेंसी एफ है, यहाँ पे इस यहाँ से स्लिप रिंग आ गई और स्लिप रिंग का मैंने आउटपुट में बाहर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से करंट लेना चालू कर दिया। तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुई या फिर करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, स्लिप फ्रीक्वेंसी। वो क्या होगा, S1 टाइम्स ऑफ एफ। यहाँ से मुझे वोल्टेज मिल रही है वो क्या मिलेगी, S ऑफ E2। ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे, ये हम जानते हैं। ठीक है, इन कंडक्टर्स के अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ दे रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगी, S1F। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ये जो आउटपुट है रोटर का जो करंट है, यहाँ से स्लिप रिंग से मैंने क्या कर दिया, ये जो रोटर है, सॉरी दूसरी जो मोटर है स्लिप रिंग इंडक्शन, सॉरी स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग कोई भी हो सकती है, उसको मैंने थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया, उसको सप्लाई में दे रहा हूँ कहाँ से, इसके आउटपुट से, इसके रोटर के इस आउटपुट पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है या फिर फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो क्या मिल रही है, S1 टाइम्स ऑफ एफ मिल रही है 50 हर्ट्ज के। यहाँ पे तो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी,
बट यहाँ पे इस मोटर के लिए जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सपोज अगर स्लिप 1% है तो कितनी है, 0.5 हर्ट्ज है। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। यानी इस मोटर, सेकेंडरी जो मोटर है, इसको हम सप्लाई मेन से नहीं दे रहे, हम इसकी सप्लाई कहां से ले रहे हैं, जो पहली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके रोटर के कंडक्टर से विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। अगर अब क्वेश्चन अब समझ में आया कि अब हम इसको स्क्वायरल केज क्यों नहीं ले सकता। अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ले लिया तो मैं इसकी सप्लाई नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ये एडवांटेज है ही नहीं कि स्लिप रिंग है ही नहीं, तो मैं वहां उस रोटरी कंडक्टर से सप्लाई करंट ले ही नहीं सकता। Okay, this arrangement can only be possible for slip ring induction motor. Okay, तो अब समझ में आ गया कि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्यों ले रहे हैं। तो अब कनेक्शन समझ में आया क्या है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, क्योंकि हम डेरिवेशन करने वाले हैं इसकी। सर ओके, हाँ बताओ। सर जैसे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं स्लिप रिंग से, यहाँ से सप्लाई दे दी चलो आपने, है ना, हाँ तो 3 फेज। फिर, हाँ और फिर जो एबीसी से जो उसके आउटपुट है, ये एबीसी आउटपुट कहाँ पे, ये बताओ। ये सप्लाई किसको दी मैंने, स्टेटर को। यस सर, ठीक है, और रोटर हुआ, अब रोटर के अंदर करंट फ्लो करेगा, है यस ना, सर, और वोल्टेज इंड्यूस होगी और फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। तो मुझे बताओ रोटर के अंदर जो ये करंट फ्लो हुआ, वोल्टेज इंड्यूस हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये बताओ मुझे। एस एफ, एस एफ, S1 है, सपोज S1 इज द हाँ स्लिप ऑफ दिस फर्स्ट मोटर। ठीक है, अब यही यही करंट कहाँ जा रहा है, ये किसको जा रहा है सप्लाई, इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को। हाँ सर, जैसे तो यहाँ पे हाँ, स्लिप का केस 1 होगा या फिर स्लिप मिनिमम हो, मतलब 1 से लेस देन होगा, क्योंकि अगर ये सर तो 1 से होगा, ये तो होगा ना, ऑपरेटिंग स्लिप होगी, 1% बोला है मैंने, है सर ना, तो तो फिर ये 0.01 पर यूनिट। तो फिर सर जो सप्लाई जाएगी सेकंड वाले हाँ मतलब हाँ स्क्वायरल हाँ या फिर जो स्लिप रिंग है, तो हाँ उसमें तो कम हाँ, जाएगी फिर। यस यस, कम जाएगी, हाँ ऑब्वियस तो से सर कम फिर जाएगी। दोनों सॉफ्ट शाफ्ट जो है वो सेम स्पीड पे कैसे मूव करेगा। कैसे करेंगे भाई, कपल कर रखा है ना ये वाली शाफ्ट, हाँ, इसको इसको कपल्ड कर रखा है। तो अगर 1000 आरपीएम से घूमेगा, अगर मैं इसको सप्लाई भी नहीं देता हूँ, सपोज इसको सप्लाई नहीं दे रहा, हाँ तो ये तो किस स्पीड से घूमेगा ये बताओ। वो तो 1000 से ही घूमेगा सर, लेकिन तो अच्छा बस तो फिर वही, ये जो इनपुट जा रहा है उसका क्या। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, उस इनपुट से क्या होगा कि मुझे बताओ अभी, सपोज फॉर एग्जांपल एक मोटर है, एक मोटर को मैं स्पीड 1000 आरपीएम से घुमा रहा हूँ बस। मैं चाहता हूँ उसी पंखे को, सपोज आपका पंखा है, एक स्पीड में 1000 आरपीएम घूम रहा है, आप उसको कम करते हो तो आप 800 आरपीएम चाहते हो, एक बार चाहते हो 600 आरपीएम हो, है ना, एक यस बार आप 400 आरपीएम, यानी उसकी कितनी स्पीड चाहते हो आप, 4 वेरिएबल स्पीड चाहते हो, है ना। तो इस कनेक्शन से ये जो रोटर है ना, इसकी मैं 4 कनेक्शन लगा दूंगा, 4 स्पीड वेरिएशन लगा दूंगा। वो कैसे, वो देखते हैं। दो देखो, दो तो आपको ऑलरेडी दिख रही है, कैसे देखो, मुझे बताओ। यस सर, दो तो दिख रही है कि भाई कैसे होगी दो। इस रोटर की स्पीड, सबसे पहले सपोज मैंने सप्लाई यहां दी, तो मुझे बताओ ये रोटर ये की स्पीड से घूमेगा, NR इज इक्वल टू NS1 - S से। यस सर, NS की स्पीड कितनी है, 120 120 एफ एफ अपॉन पी। अपॉन P1। समझ में आया। तो और यस इसको मैं सप्लाई नहीं दे रहा, और यहां से मैं ये कट कर दिया, तो है ना। 120 वो भी सेम हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, सपोज ये 1000 आरपीएम के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो यस अब ये सर, पूरा का पूरा सिस्टम किस स्पीड से घूमेगा, 1000, 1000 1000। आरपीएम। ठीक है, दूसरा केस, सपोज दूसरा केस मैंने सप्लाई यहाँ नहीं दी, मैंने सप्लाई कहाँ दी, यहाँ दी, ठीक है। यस सर, तो अब ये उसका पोल्स कितने हैं, P2। तो अब ये रोटर की स्पीड से घूमेगा 120 P2 एफ अपॉन 1। P2 से, है ना। यस तो सर, सपोज वो P2 अलग होगा तो उसकी उसकी वजह से स्पीड आ रही है मेरी 800 आरपीएम, तो पूरा का पूरा सिस्टम की स्पीड से घूम रहा है 800। 800। तो दो स्पीड तो वेरिएशन आ गई। यस सर, ओके, अब तीसरी और चौथी दो और ला सकता हूं मैं, वो कैसे ला सकता हूं देखना। एक तो मैं दोनों स्पीड में मतलब अब सप्लाई दे रहा हूं, ठीक है। तो एक तो कनेक्शन है P1 अपॉन प्लस P2, ये पोल्स ऐड हो जाएंगे जब दोनों को सप्लाई बराबर मिल रही है। कैसे ये डिराइव करूंगा मैं अभी, है ना, ये बताना चाह रहा हूँ। तो तीसरी स्पीड मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, 120 एफ अपॉन P1 प्लस P2, है ना। ये यस सर, दोनों पोल्स ऐड हुए, वो हम डिराइव करने वाले हैं। तो मुझे बताओ तीसरी स्पीड मिल गई, चौथी स्पीड यस सर, 120 एफ P1 माइनस। अपॉन P1 माइनस P2। तो इस यस सर, कनेक्शन से मुझे क्या है, 4 स्पीड मिली, वेरिएबल, समझ में आया। यस सर, ओके, ठीक है, तो अब यस सर, ये डिराइव करनी है हमें। ओके, ओके, तो अब मुझे मुझे यहाँ पे क्या, देखो कौन सी इसके लिए सप्लाई मिल रही थी, S1F, है ना, यहाँ से 3 फेज सप्लाई ले ली मैंने। ठीक है, डिराइव करेंगे अभी भी। और अब इसके जो S1F है और इसके पैरामीटर्स क्या है, NS2 P2 S2, वो अब डिराइव करेंगे।
ओके, अब इस कनेक्शन को हम टेंडम कनेक्शन बोलते हैं। द सेकेंडरी मोटर स्टेटर इज सप्लाइड थ्रू द स्लिप रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी S1F ऑलरेडी है। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछे कि यस भाई सर। कैस्केड कनेक्शन से कितनी चार स्पीड आएंगी, कैसे? 120F अपॉन P1 लिख के कर दो, एक तो ये। दूसरी 120F अपॉन P2 करके देख लो, दूसरी स्पीड। और तीसरी स्पीड क्या आएगी आपकी? 120F अपॉन P1 प्लस P2, जिसको हम कम्युलेटिव कैस्केडिंग बोलते हैं। कम्युलेटिव कैस्केडिंग, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ढंग से सुनना क्या बता रहा हूँ। ऐड कब होगा? अगर रोटर की डायरेक्शन, इस वाले रोटर की डायरेक्शन एनआर इसी डायरेक्शन में है ना, एनआर जो फेस सीक्वेंस है, सपोज ABC, मैं जो डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन में चेंज कर सकता हूँ, चेंजिंग फेस सीक्वेंस। तो अगर इसकी फेस सीक्वेंस जो फेजेस की है वो ABC है, एनआर, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और इसके अंदर फेस सीक्वेंस मैंने उल्टी रखी, तो ये किस तरफ मूव करने चाहेगा? अपोजिट। अपोजिट। तो मेरी स्पीड अपोजिट करेगा। तो अब मुझे बताओ फेस सीक्वेंस, ये भी क्या कर रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम के कर रहा है, ये अपोजिट कर रहा है। दैट इज अब मेरी स्पीड एंटी क्या होगी? क्लॉक। कम हो जाएगी, एंटी क्लॉक नहीं। यस सर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट घूमेगा, नो डाउट घूमेंगे तो एक साथ ही, यस इसके सर। बाद एक ही साथ घूमेंगे, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी, यस है सर। ना। तो वो कम्युलेटिव हुआ। ठीक है, दूसरा डिफरेंशियल कैस्केडिंग होती है, जहां पे P1 माइनस P2 आएगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब एक ध्यान रखना, डिफरेंशियल कैस्केडिंग के अंदर ये ध्यान रखना एक चीज, डिफरेंशियल कैस्केडिंग के अंदर क्या हो रहा है? डिफरेंशियल कैस्केडिंग के अंदर स्पीड आपकी, जैसे अब मुझे बताओ स्पीड ज्यादा किस में होगी? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सपोज P1 माइनस P2, अगर गलती से P1 माइनस P2 दोनों पोल्स बराबर होंगे, इस इक्वेशन में दोनों पोल्स बराबर होंगे और डिफरेंशियल कैस्केडिंग के अंदर ऐसा कनेक्शन बन रहा है, तो अब मुझे बताइए ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो स्पीड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। मतलब क्या होगी? स्पीड आपके पूरे सिस्टम की इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि ये अब पूरे जो रोटर स्ट्रक्चर है, वो जितने भी जिस स्ट्रक्चर पे ये रखा हुआ है, आप उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये उस शाफ्ट को तोड़ देगा। समझ में आया? यस सर। तो इन दोनों पोल्स को अगर आप बराबर रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब मेरा कम्युलेटिव कैस्केडिंग से चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डिफरेंशियल करना चाहते हो तो दोनों के पोल्स बराबर मत रख देना गलती से, नहीं तो वो बहुत तेजी से घूमेगी और आपका जो भी स्ट्रक्चर है, दिस कनेक्शन में ये ध्यान, नॉट बी इक्वल। ओके, चलो अब ये डेरिवेशन करते हैं। चलो ठीक है, चार स्पीड मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। ठीक है, पहला, अब किसको देख के कर रहा हूं मैं? जो मेरा डेरिवेशन कर रहा हूं वो ध्यान रखना, कम कम्युलेटिव के लिए कर रहा हूं अभी, तो है ना। यहां से थ्री फेज सप्लाई दी मैंने। ओके, तो अब मुझे बताओ इसकी स्पीड क्या होगी रोटर की? NR1, इसकी वजह से, और वो क्या होगी? NS1 माइनस S1, लिख सकता हूं ऐसे, जिसकी यस एन सर। वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप वन ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मैं लिखूं NR2, NR2 क्या आएगा? ये NS1 है, सॉरी, है ना, NS1। और NS2 1 माइनस S2 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ NS1 की वैल्यू क्या है? 120F अपॉन P1। P1। यस ठीक है, अब NS2 की वैल्यू बताइए आप मुझे, NS2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 120 P2। F कितना आएगा यहाँ पे बताइए? SF1। वेरी गुड, S1F। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ ये NR1 और NR2 बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि सेम शाफ्ट पे यस कपल्ड है, सर। तो बराबर होंगे। तो मैं इस दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन पुट कर सकता हूँ। यही डेरिवेशन का सबसे मेन है। देखो, NS1 इज इक्वल टू 120F अपॉन P, NR इज दिस फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर होंगी, यहाँ पुट करिए अपने। ओके, सारी चीजें पुट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, NS2 की जगह 120 है, 7/P, P2 लिख दिया, 1/1 माइनस S2 लिख दिया। ठीक है, तो कुछ ये वाला आया।
अब मुझे बताओ स्लिप की वैल्यू ऑलरेडी किस रेंज की होती है, 1 से 4%। अगर दो क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो और जीरो कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा। तो मैं S1 S2 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यस सर। जीरो, है ना, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो अब इसको रीअरेंज किया मैंने, 1 माइनस एस अपॉन इज इक्वल टू S1 प्लस पी अपॉन P2। तो यहां से ये निकला, स्लिप 1 की वैल्यू आ गई P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है मुझे, इस इक्वेशन में, या फिर इस इक्वेशन में पुट करी, है ना। तो ये वाली मैंने वैल्यू वहां पे पुट करी, तो क्या आई, 120 F अपॉन P1, है ना। 1 माइनस S1 था यहाँ पे, 1 माइनस S1 की जगह क्या किया मैंने, ये पुट किया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो मेरे पास क्या आया, ये माइनस हटा दो एक बार, क्या आया मेरे पास, n इज इक्वल टू 120 F अपॉन P1 प्लस P2। ये डेरिवेशन के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट दिस स्पीड इन कैस्केड कनेक्शन। तो कर सकते हो आराम से। अब पूछोगे नेगेटिव कहाँ आया, नेगेटिव कैसे आएगा, कुछ नहीं करना आपको, स्टार्टिंग के अंदर यही सेम इक्वेशन में 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 में आ गई, यहाँ पे आपको जो स्पीड स्लिप रखनी है वो यहाँ पे कम्युलेटिव के लिए डिराइव किया जाए, डिफरेंशियल के लिए स्लिप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो भी कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म लगानी है बस, नेगेटिव के साथ। ओके, जैसे नेगेटिव लगाओगे P1 माइनस P2 आ जाएगा, है ना। तो आपको नेगेटिव के लिए शो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिराइव करो और फिर एक स्टेटमेंट लिख दो, फॉर डिफरेंशियल देयर विल बी दिस P1 माइनस P2 आ जाएगा। ये डेरिवेशन कैसे की समझ में आया, ओके। ये डेरिवेशन हमने उसमें लैब के अंदर नहीं की थी, मैंने कहा था कि भाई हम क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कैस्केड कनेक्शन पे 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, व्हाट इज कैस्केड कनेक्शन एंड डिराइव द फोर स्पीड इन दिस। चार स्पीड कैसे मिली समझ में आ गया ना, कि मैं अगर सप्लाई सिर्फ एक को दूं, दूसरे को सप्लाई नहीं दे रहा, यानी ये वाला कनेक्शन ही हटा दूं, तो ये रोटर मेरी एक स्पीड से घूमेगा। और दूसरा केस, इसको सप्लाई दे दूं और ये कनेक्शन हटा दूं, तब भी मेरा पूरा रोटर सेकंड स्पीड से घूमेगा। तीसरा और चौथा कनेक्शन कैसा, कि भाई सप्लाई तो दूं, ठीक है, और इसकी फेज सीक्वेंस और इसकी फेज सीक्वेंस सेम हो, ओके, तब P1 प्लस P2, और इन दोनों की फेज सीक्वेंस अलग हो तो P1 माइनस P2। दीज आर द फोर स्पीड्स वी आर गेटिंग इन दिस कैस्केड और टेंडम कनेक्शन, ओके। सो दिस इज दी स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग देख ली, कि स्टार्ट कैसे करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। स्टार्ट तो अपने आप हो जाती है, बट वो स्टार्टिंग करंट को कैसे रोकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा स्टार्ट होने के बाद में स्पीड को कम ज्यादा करना है, जैसे पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करना है, वो भी देख लिया इन मेथड से। अब पंखे को रोकना है, ठीक है। तो अब जो मेरा लास्ट है इसका टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। तो अब मेरे पास एक आपके लिए सवाल है, सपोज इसको रिलेट करो, हम बात देखो, मैं यहाँ पे ब्रेकिंग जो आपके घर में लगा हुआ है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी मशीन की बात कर रहा हूँ। बड़ी मशीन जो इंडस्ट्रीज में लगी है इंडक्शन मोटर, जो जिसको बंद करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे आप पंखे को देख लो, आप क्या चाहते हो, जैसे ही पंखे का आपने बटन बंद किया, तो आप चाहते हो पंखे की जो ब्लेड है तुरंत रुक जाए, या फिर धीरे धीरे आराम से रुकती रहे, कौन सा केस बेटर है, विच केस इज बेटर, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने, कि भाई जैसे आपने, आपका जो घर में पंखा चल रहा है, उसको आपने स्विच जैसे ही मैंने बंद किया, है ना, बंद किया, तो पंखा आपका भाई 30 सेकेंड 1 मिनट के बाद में धीरे धीरे पूरा कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, या फिर जैसे मैंने स्विच बंद किया वैसे तुरंत रुक जाए, विच केस इज बेटर। सर टाइम जिसमें लगता हो। टाइम ज्यादा लगता हो, तो ये तो देखो, यस। देखो दोनों में अंतर क्या है, ढंग से सुनना। एक तो मैंने तुरंत रोक दिया, है ना, एक तो पहला केस, तो उसके अंदर वो घूम नहीं रहा, स्पीड कम हो गई। दूसरे के अंदर वो धीरे 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 रुक रहा है ना, 1 मिनट के लिए, है ना, 1 मिनट को ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसके अंदर मुझे बताओ फ्रिक्शन लॉसेस कौन से वाले केस में ज्यादा होंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। एक तो तुरंत रुक गया, और एक धीरे 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 रुक रहा है। तो उस वाले धीरे धीरे रुक रहा है उसके अंदर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस अभी भी लग रहे होंगे, क्योंकि वो घूम रहा है। सही कह यस रहा सर। हूँ, वियर एंड टीयर लॉसेस किस में ज्यादा है, बताओ। वो घूम रहा है जिसमें। तो आप तो यही तो चाहते हो कि कोई भी चीज मैंने बंद की तो तुरंत रुक जाए। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने बल्ब को बंद किया वो कुछ 1 मिनट बाद में,
कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम कर ही रहा होगा वो, यानी कोई भी चीज अगर वो एक्टिव है, मूविंग है, तो इट विल बी कंज्यूमिंग एनर्जी। ये तो आपको बहुत छोटी चीज लग रही है पंखा, लेकिन ये तो बहुत कम रेटिंग का है। लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे 100 किलोवाट के आसपास जो रोटर होता है, रोटर कितना बड़ा होगा, ये तो इसका रोटर तो आपको दिख रहा है, एक पतली सी डंडी है, उसके ऊपर रोटर है, ठीक है। आपका जो घर है, घर का जो, अगर मैं उसको स्क्वायर में ना करके डायमीटर, सपोज आपका सर्कुलर घर है, ठीक है, उतना बड़ा तो रोटर होगा। सोचो अब उस चीज को, वो एक बार घूम रहा है और आपने सप्लाई बंद कर दी, तो उसको रोकना कितना मुश्किल होगा। वो अपने इनिशिया से घूमता रहेगा, कई देर तक घूमता रहेगा, है ना। तो मुझे उस चीज को बंद करना है तुरंत, तो इसलिए मुझे ब्रेकिंग चाहिए, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, वो भी 3 फेज के अंदर, क्योंकि हैवी लोड, हैवी जो रेटिंग की मशीन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं रुकेंगी तब तक वो लॉसेस ही देती रहेंगी और कुछ देर तक वो चलती रहेंगी, कोई मतलब नहीं है। तो वी नीड टू स्टॉप दैट इंडक्शन मोटर जितनी जल्दी हो सके, कम टाइम। इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कोई मोटर 10 से 15 मिनट भी लगाती है रुकने में, तब भी इतने सारे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। और 10 से 15 मिनट अगर आप, ये तो घर वाले पंखे की बात ना करके, वो उसका इनर्शिया कितना होता है, तो वो कितनी देर तक चलती रहेगी, आपने सप्लाई बंद कर दी तो भी, है ना। तो वी नीड टू स्टॉप दैट। तो वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे जल्दी रोकना है मुझे? पहला जो मेथड है वो है प्लगिंग। प्लगिंग क्या है वो ढंग से सुनना। पहले पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मुझे बताइए, जो घर में आपके पंखा लगा हुआ है, उसके लिए लोड मैं आपको बता चुका हूँ, समझाया मैंने एग्जांपल, उसकी जो 3 ब्लेड्स हैं वो उसके लिए लोड है। तो मैं कह सकता हूँ, अब ढंग से सुनना, मैंने 2 केस बता रहा हूँ पंखे का, है ना। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर। मेरे पास 2 पंखे हैं, ढंग से सुनना, 2 पंखे हैं। एक पंखे में तो 3 ब्लेड्स लगी हुई हैं, यानी लोड लगा हुआ है, और एक पंखे के अंदर मेरे तीनों ब्लेड्स नहीं लगी हुई, है ना। और दोनों सेम स्पीड पे रोटेट कर रही हैं, सपोज, है ना, लेट। और मैंने दोनों के स्विच एक साथ बंद किए, क्या किए? एक साथ बंद किए। कौन सा पंखा जल्दी रुकेगा? ब्लेड बताओ। वाला। ब्लेड वाला। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ, लोड जो लगा होता है मशीन पे, वो ब्रेकिंग ब्रेकिंग लोड भी कह सकता हूँ उसको मैं। यस सर। समझ में आया? तो ये ढंग से ध्यान रखना। तो जो ब्रेकिंग टॉर्क है, ब्रेकिंग टॉर्क मतलब पंखे की रोकने की टॉर्क, उसमें प्लगिंग टॉर्क के साथ साथ में कौन सा टॉर्क आ जाता है? लोड टॉर्क, है ना। तो लोड भी, जब मैं स्विच को बंद कर दिया, लोड भी एक टॉर्क डेवलप करता है जो कि उसको रोकना चाहता है। ओके, तो द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इज समेशन ऑफ प्लगिंग टॉर्क एंड लोड टॉर्क, ठीक है। तो अब ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ऊपर वाला ब्लैक कलर वाला, ये इसकी फेज सीक्वेंस क्या है? पॉजिटिव है, ए बी सी। ओके, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है यहां तक, ये मेरा क्या है? लोड। ओके, दिस इज माय लोड। तो अब देखो, ये मेरा लोड है। और अगर इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला रीजन कौन सा है? ब्रेकिंग वाला। ये वाला कौन सा है? मेरा स्टार्टिंग वाला। और ये वाला रीजन कौन सा है आपका? नॉन लीनियर रीजन, अनस्टेबल रीजन। अब मुझे, मेरी मोटर कहाँ रन कर रही है देखो ढंग से। सपोज यहाँ पे रन कर रही है, इस पर, या फिर ये रहा, यहाँ पे कर रही है सर, ये लोड टॉर्क है, इसको सप्लाई कर रहा है और एन स्पीड से यहाँ पे रोटेट कर रही है। मुझे इसको कहाँ लाना है? यहाँ पे लाना है, जीरो। यहाँ पे 0 आरपीएम है, स्टार्टिंग में 0 होती है, यहाँ पे लानी है, मेरे को स्पीड को रिड्यूस करना है और बंद करना है, जल्दी बंद करना है। अगर स्विच बंद कर दिया तो यहाँ पे आ ही जाएगा फाइनली, लेकिन वो आ रहा है 10 मिनट लग रहा है मुझे, लेकिन इस मोटर को 1 मिनट में बंद करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे, अगर ढंग से सुना, फेज सीक्वेंस ए बी सी है, ए बी सी के लिए पॉजिटिव टॉर्क यानी रोटर को घुमा रहा है। मैंने साथ ही साथ, प्लगिंग का मतलब ये है, जो सप्लाई आ रही है, अगर सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज कर दूं, सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज कर दूं, तो ए बी सी की जगह वो मूव करेगी ए सी बी में। तो अब मुझे बताओ टॉर्क क्या लगेगी? उल्टी, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में टॉर्क लगेगी, तो मेरी जो रिवर्स ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा, जस्ट क्लिप भी पूरी चेंज हो जाएगी उसके लिए।
है ना, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में मिरर आपके थोड़ा सा जस्ट एक्सिस में उल्टा हो जाएगा, एक्सिस का मिरर में भी, है ना, क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही मैंने प्लगिंग करी, इस ग्राफ को बाद में समझना, पहले जैसे मैं प्लगिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने स्विच को बंद नहीं किया, स्विच तो ऑन है, बट मैंने जो फेज सीक्वेंस है 3 फेज का उनको चेंज कर दिया। दो कोई भी एक्टिव फेजेस को फेज सीक्वेंस चेंज करने का तरीका ये है कि कोई भी दो फेजेस को आपस में इंटरचेंज कर दो तो फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। कोई भी दो, तीनों को अगर आपस में चेंज कर दोगे तो फेज सीक्वेंस वही सेम रहेगी, है ना। तो सिर्फ कोई भी दो फेज ले लो, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो, या ए और सी को कर दो, या बी और सी को कर दो। जैसे चेंज करोगे तो मेरी जो फ्लक्स की जो रोटेशन है वो उल्टी हो जाएगी, और वो उल्टी हो जाएगी तो टॉर्क कैसी लगाएगी, रिवर्स ऑर्डर में। तो पंखा जल्दी क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है इसके अंदर, जैसे ही पंखा एक बार स्पीड को 0 को अटेंड करेगा, अगर मैंने 0 पे मेरा रोटर बंद हो गया, है ना, और इस फेज सीक्वेंस को मैंने बंद नहीं किया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में घूमने चालू हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में घूमना चालू कर देगा, यानी मेरा पंखा रिवर्स में चालू घूमने लग जाएगा और मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखने वाली चीज है, हम प्लगिंग करेंगे, और प्लगिंग के अंदर कब तक करेंगे, जैसे ये मेरी स्पीड 0 होने लगी और 0 के बाद में वापस चालू होने वाला है, उसी वक्त मैं क्या करूंगा, स्विच को बंद कर दूंगा। ओके, तो प्लगिंग में देखो कौन सी टॉर्क काम में आई, दिस इज माई, मिटाने दो, दिस, ये नेगेटिव सीक्वेंस, यहाँ से नेगेटिव सीक्वेंस का ग्राफ ये आता है, तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लगिंग टॉर्क को, और ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड टॉर्क को। इन दोनों को मिला के ही मेरी ब्रेकिंग टॉर्क, क्योंकि ये लोड भी स्पीड को कम कर रहा है, और जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो भी मेरी स्पीड को क्या कर रही है, एक बार कम कर रही है, 0 पे आके फिर रिवर्स ऑर्डर में बढ़ी। ओके, so in this form of breaking, the phase sequence of the stator supply is reversed by interchanging any two of the motor terminals. ठीक है, अब this causes a reversal in the direction of revolving field, and the present direction of rotation is seen by the new field as slip more than 1. क्यों स्लिप मोर देन, जैसे आपने नेगेटिव सीक्वेंस करी, ये यहां से उठ के यहां आ गई, स्लिप यहाँ पे कितनी आई है, 1 से ज्यादा, यहाँ से 1 से ज्यादा है, जैसे आपने नेगेटिव फेज सीक्वेंस चेंज की। ओके, द नेगेटिव टॉर्क बोलेंगे इसको, विद द लोड टॉर्क हैज ए ब्रेकिंग इफेक्ट on the rotor, thus reducing the present forward speed. So as the speed reduces, the braking torque goes on increasing according to the standard torque speed characteristics, and thus the reduction in the speed becomes rapid. Okay, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। So thus the electromagnetic torque is developed by the motor now becomes negative with respect to current direction of rotor rotation. Okay, तो ये हुआ मेरा प्लगिंग का एक मेथड स्पीड को कम करने का। ठीक है, दूसरा मेथड, अब इसमें हाँ एक और कुछ कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हेन द मोटर कम्स टू रेस्ट, द सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑफ, ये मैंने बताया स्विच ऑफ करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट इट रनिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। ड्यूरिंग प्लगिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज टेकन फ्रॉम द मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। प्लगिंग में क्या हो रहा है, प्लगिंग में मुझे बताओ पावर हम ले रहे कि नहीं ले रहे, सप्लाई मैंने नो डाउट इंटरचेंज कर दी, लेकिन अभी भी पावर हम ले रहे हैं सप्लाई से। तो ड्यूरिंग प्लगिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज टेकन फ्रॉम द मेन, एंड एट द सेम टाइम मैकेनिकल पावर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर। क्यों, मेरा जो रोटर सपोज आपने तो स्विच को उल्टा कर दिया, ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज तो घूम ही रहा था, मेरे पंखा क्लॉकवाइज तो घूम ही रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव किया, ये धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस से। तो इसके अंदर स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्लगिंग के अंदर हम सप्लाई से पावर ले भी रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल पावर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं इस कंडीशन में, प्लगिंग में। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जाता है कि प्लगिंग में क्या हो रहा है, हम दोनों कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। सो दस द सम ऑफ दिस टू पावर इज डिसिपेटेड एज ए हीट मेनली इन द रोटर ऑफ द मशीन। अब दोनों का पावर तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो रोटर के अंदर डिसिपेट होगा। तो इसलिए अगर ज्यादा सपोज फॉर एग्जांपल बहुत तेजी से मशीन घूम रही है, तो ये पावर भी बहुत ज्यादा होगा, और ये क्या करेगा, हीट कर देगा मोटर को।
ठीक है, तो इसलिए एडुकेट प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है ना, टू एंश्योर द मोटर डज नॉट गेट ओवर हीटेड टू द एक्सटेंट गेटिंग परमानेंटली डैमेज, परमानेंट डैमेज ना हो जाए, इतना गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो प्लगिंग को भी हम थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें ये हीटिंग इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो ब्रेकिंग है वो होता है डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होगा ये समझना है। ये मेरे स्टेटर वाइंडिंग्स हैं, डिफरेंट कनेक्शंस है, ये बाद में बताऊंगा क्या होगा। पहले देखो डायनेमिक ब्रेकिंग में हम करेंगे क्या। देखो डायनेमिक ब्रेकिंग में हम क्या कर रहे हैं, आपका स्टेटर है, देखो ढंग से, दिस इज माय स्टेटर। स्टेटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है, और ये रोटर मेरा घूम रहा है। तो जल्दी बंद करने के लिए एक तो तरीका है आराम से बंद करने, ये थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, इसको मैंने थ्री फेज सप्लाई को हटा दी। ओके, तो ये रोटर धीरे 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 आराम से, जब पता नहीं 1 घंटे बाद में अब तब बंद हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते जल्दी बंद करना है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने थ्री फेज एसी सप्लाई तो हटा दी, और जो स्टेटर वाइंडिंग है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अब एक डीसी वोल्टेज लगा दी। क्या लगा दी, डीसी वोल्टेज। ओके, तो मैंने डीसी वोल्टेज लगा दी, तो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो सी दिस, ये एक कनेक्शन दिया है मैंने, सपोज दिस स्टेटर वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड। तो देखो ये थ्री फेज सप्लाई थी, यहां से इनको मैंने हटा दिया, हटा के मोटर चल रही है मेरी अभी, है ना, मैंने जो एसी सप्लाई वो बंद कर दी, और बंद कर दी तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स को लेके मैंने एक डीसी वोल्टेज लगा दी। उसमें करंट फ्लो करेगा 3i, इसमें 2i, इसमें आई, सिंपल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड 5। ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगी, स्टेशनरी या पल्सेटिंग या रोटेटिंग, बताइए। अब दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्टेशनरी, रोटेटिंग और पल्सेटिंग, बताइए। स्टेशनरी। स्टेशनरी। स्टेशनरी होगी, क्योंकि एक तो ये तो वो हो गई ना आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो ये एयर गैप है, एयर गैप के अंदर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, पहले तो वो रोटेटिंग थी क्योंकि थ्री फेज सप्लाई थी, बट अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्विच को बंद कर दिया, और अब जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी। रोटर मूविंग है या आपका रुका हुआ है, बताइए। रोटर मूविंग है। मूविंग है, पंखा भी चल रहा है अभी तक, वो आधी घंटे बाद में बंद होगा अपने आप, मैंने सप्लाई बंद कर दी तो भी वो आधी घंटे बाद में बंद होगा। तो अब मुझे बताओ, रोटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा क्या, करंट जैसे मैंने बंद किया तो ये इसके अंदर ये घूमता तो जाएगा, लेकिन इसके जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उस टाइम फ्लक्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने डीसी सप्लाई लगाई एक फ्लक्स हो गई। अब वो स्टेशनरी फ्लक्स को मूविंग रोटर कंडक्टर्स कट कर रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग को, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो करंट फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, जो जिसने इसे जनरेट किया उसको ये अपोज करेगा। इट अपोजेस दी कॉज। कॉज कौन सा है, कॉज क्या है बताओ, कॉज क्या है, रोटेशनल फ्लक्स। रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड, फ्लक्स तो वेरी कांस्टेंट है, रोटेशनल स्पीड। तो अब इसमें इस तरह से करंट फ्लो करेगा, उस करंट पे भी जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में, यानी रोटर को क्या करना चाहेगा, वो रोकना चाहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक ऑटोमेटिकली एक टॉर्क डेवलप होगी इस कंडीशन के अंदर, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जो रोटर के रिवर्स में होगी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी। ओके, so this type of is called dynamic braking। ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं, है ना, डीसी को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, दो फेज को कनेक्ट कर दिया, या फिर मैंने दो फेज को कनेक्ट करके तीसरे वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे, तो इसमें वाइंडिंग में करंट जाएगा ही नहीं, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तीसरा स्टार कनेक्टेड है तो तीनों को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। डीसी को मैं, जो डीसी वोल्टेज को मैं कैसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ स्टेटर वाइंडिंग। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया मैंने, ये सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। ओके ओके, नाउ लास्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये सारी जो डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमने डीसी मोटर के अंदर पढ़ चुके हो, है ना, बट वो है क्या वो देखिए। देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, हमारी अभी तक आप मुझे बताओ, एनआर रोटर की स्पीड और एनएस
और स्लिप क्या होती है, NS माइनस NR अपॉन NS। तो अगर मेरी सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है तो रोटर की स्पीड हमेशा नॉर्मल 99% लोड्स के अंदर वो क्या रहेगी, 1000 आरपीएम से कम ही रहेगी, 990 950 आरपीएम, क्योंकि उसको अचीव नहीं कर पाएगी। बस किसी ऐसा कनेक्शन मैं बना दूं कि मेरी जो रोटर की स्पीड है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, तो मेरी स्लिप क्या हो जाए, नेगेटिव। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर हम स्लिप को नेगेटिव कर देते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो पर्टिकुलर कुछ लोड होते हैं, वहां पे मेरी स्पीड नेगेटिव अपने आप हो जाती है। कैसे, जैसे ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा, है ना, सपोज आपके पास गाड़ी है ना, इसके ऊपर चढ़ रहे हो, तो चढ़ रहे हो तो सिंक्रोनस स्पीड सपोज 1000 आरपीएम है, तो 1000 आरपीएम इसके अंदर जो रोटर की स्पीड होगी, जो आपके पंखे की, सॉरी गाड़ी के व्हील्स की स्पीड है, वो इससे कम है ना। तो ये धीरे 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 चढ़ते हुए में, क्योंकि ऑब्वियसली कम होगी एनआर की स्पीड, सपोज 990 आरपीएम है। अब यहाँ पे चोटी पे पहुंच गए, अब आप गिर रहे हो, स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम, रोटर की स्पीड कितनी है, 990। अब ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये तो लोड की बात हुई। तो ये वाला मैं बता रहा हूँ कि अगर जहां पे इन इन लोड को हम कहते हैं ओवरहोलिंग लोड, लिफ्ट हुई, है ना, क्रेन हुआ, है ना, वहां पे पुली हुई, वहां पे ओवरहोलिंग लोड में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर देती है, वहां पे स्लिप मेरी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सच टाइप ऑफ लोड्स आर कॉल्ड ओवरहोलिंग लोड। वहां पे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, कैसे वो बताऊंगा, बट हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते कैसे हैं वो देखते हैं। ये तो लोड का हुआ, सपोज मेरा लोड ओवरहोलिंग लोड नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ढंग से देखना। अब सपोज मैंने मशीन को डिजाइन किया है 4 पोल के, सॉरी 2 पोल के लिए, है ना। सपोज मोटर इज रनिंग फॉर 2 पोल, है ना, और फ्रीक्वेंसी है 120 F 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2। ओके, कितना हुआ, 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। और तो रोटर की स्पीड कितनी होगी, सपोज 2800 आरपीएम। ओके, ठीक है। तो अब मुझे इसको स्पीड को कम करना है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग किया, तो अब देखना मेरा रोटर मूव कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये सपोज स्टेटर साइड में मेरे पास ये बेनिफिशियल है, मैं थोड़ा पैसा खर्च करके ये 2 को जो पोल्स है इसको मैंने बढ़ा दिया। अभी क्या है, एनआर इज लेस देन एनएस। ओके, तो मैंने पोल्स को इंक्रीज कर दिया, तो मुझे बताओ सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो गई मेरी, 1500 आरपीएम। कितनी हो गई, 1500 आरपीएम। ओके, 1500 आरपीएम हो गई, और रोटर की स्पीड से घूम रहा है उस टाइम 2800 आरपीएम। एनआर इज ग्रेटर देन एनएस, स्लिप क्या हो गई मेरी, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लिप कौन सा हुआ, ये वाला रीजन। तो ये मेरी स्पीड है, धीरे धीरे रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी ब्रेकिंग रीजन को अचीव कर लेगी, है ना, क्योंकि वो क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड के साथ ही पास ही घूमना चाहेगा। तो इस तरह से मैं इस तरह से आपकी जो स्लिप है उसको मैं नेगेटिव कर सकता हूँ। ठीक है, और अब ये मुझे बताओ, ये वाला अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल, क्योंकि वहीं तो मैं पोल चेंज कर सकता हूँ, स्क्विरल केज के लिए पॉसिबल नहीं है। यस। So thus, when braking is designed, the number of poles is increased usually by a factor of 2. ठीक है, so the synchronous speed of the revolving field thus becomes half. The motor goes into generating mode as the slip becomes negative. Slip negative का मतलब ये होता है आपका जो मोटर है वो किस में चले गई, जनरेटिंग मोड के अंदर। ओके, स्लिप यहाँ पे नेगेटिव, देखो ये रहा, जनरेटिंग मोड कौन सा हुआ, ये वाला नेगेटिव वाला। जनरेटिंग का मतलब जनरेटिंग ही तो हुआ। अब मुझे बताओ, रोटर आपका घूम रहा है किस स्पीड से, 2800 आरपीएम से, और आपकी सिंक्रोनस स्पीड क्या है, 1500 आरपीएम। तो अब जो मेरी मोटर है वो मोटर नहीं रही, वो क्या बन गई, जनरेटर बन गई। तो अब ये उल्टा देगी। ठीक है, कब तक देगी, जब तक ये स्पीड कहां तक ना पहुंच जाए, 1500 इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए, इससे कम हो जाए। ठीक है, इससे कम होते ही मेरा आपका बन जाएगा मोटर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जितनी स्पीड से कम, जैसे मैंने किया ये सपोज 1000 आरपीएम कर दिया। अब मुझे बताओ 1000 आरपीएम
से रोटेट कर रही है एक मशीन और एक 3000 आरपीएम से रोटेट कर रही है, कौन पहले रुकेगी? जैसे मैंने स्विच को बंद किया, कौन पहले रुकेगा? 1000 आरपीएम वाली, 1000। है ना? तो यही करते हैं हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। तो अभी consequently the speed reduces and when the speed reaches near the new synchronous speed power supply to the motor is switch off। एक तो ये तरीका है 2800 आरपीएम पे स्विच बंद करो, एक ये तरीका है 1000 आरपीएम पे बंद करो, तो ऑब्वियसली मेरी जो लॉसेस हैं वो 1000 आरपीएम में कम होंगी, ठीक है ना? तो विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्यों कहा है हमने? क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर बन गया। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसलिए कहा है कि सिंस इलेक्ट्रिकल पावर इज फेड टू द मेन, अब क्या कर रहा है, रोटर जनरेटर बन गया, तो अब रोटर क्या कर रहा है, पावर दे रहा है किसको? सप्लाई को, ठीक है? सिंस द इलेक्ट्रिकल पावर इज फेड टू द मेन्स एट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर, दिस मेथड इज नोन एज रीजनरेटिव। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई दे रहे हैं, सब जो मोटर है वो सप्लाई दे रही है मेन्स को, जो 3 पिन सॉकेट है उसको सप्लाई देने लग गई, एट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर। 2800 से 1500 आरपीएम पे स्पीड जो गिरेगी उसके लॉस पे सप्लाई दे रही है। तो सब्सिक्वेंटली मैकेनिकल ब्रेकिंग में भी अप्लाइड टू ब्रिंग द मोटर एट रेस्ट इफ पॉसिबल। मैकेनिकल ब्रेक भी लगाते हैं, ठीक है, बट एक 3000 आरपीएम वाले को मैकेनिकल ब्रेक लगाओ, है ना, मतलब, और एक लगा रहे हो 1000 आरपीएम वाली, तो वो ज्यादा मेरे मैकेनिकल ब्रेक भी खराब नहीं होंगे 1000 आरपीएम वाले में। बट ज्यादा बेस्ट ये है कि मेरी सिंक्रोनस स्पीड को अगर मैं 0 ही कर दूं, अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास 10 आरपीएम ही कर दूं या 20 आरपीएम ही कर दूं, तो मेरी मोटर जल्दी रुक जाएगी। तो वो पोल्स से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोल्स आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, 2, 4, 6, 8 बस, तो उससे 0 नहीं होगी। तो उसके लिए अभी क्या हुआ है, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स होती हैं, वीएफडी ड्राइव्स होती हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो ऑब्वियसली सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी बहुत कम हो जाएगी। तो अभी जो लेटेस्ट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, हम पोल्स की बजाय वी यूज वीएफडी टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जहां पे हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वोल्टेज को भी कम करेंगे, V by F टेक्नोलॉजी। क्यों? उसमें हम जानते हैं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू V by F, तो फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वोल्टेज को भी कम करना पड़ेगा, ताकि मेरी फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे और लॉसेस ना हो, मेरी मोटर अनस्टेबल ना हो, ठीक है? तो ये किससे पॉसिबल है, VFD टेक्नोलॉजी से। तो ये VFD टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है ना? स्क्वायरल केज टाइप के लिए भी, स्क्वायरल के जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे पोल्स तो मैं किसके साथ चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, बट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ VFD टेक्नोलॉजी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर भी एप्लीकेबल है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई, इवन इफ द नंबर ऑफ पोल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग V by F कांस्टेंट to avoid overfluxing. This would reduce the synchronous speed causing regenerative braking as explained above. With VFD supply, regenerative braking could possible to almost standstill, यानी 0 तुरंत रोक दे। It would be applicable to squirrel cage induction motor as well as slip ring induction motor. Okay, तो ये VFD ड्राइव आप ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट आ रहा है EGTC, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, that will come in your 6th semester. ओके, तो 3 टाइप की ब्रेकिंग हो गई, समझ में आ गया होगा ये। ओके, पहली प्लगिंग, जिसमें हम जो सप्लाई है उसको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखने वाली चीज है। प्लगिंग में होता क्या है, प्लगिंग में हम सप्लाई भी ले रहे पावर से, सॉरी मेन से, एज वेल एज मैकेनिकल पावर भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, डायनेमिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं, सप्लाई को बंद कर देते हैं और उसको डीसी वोल्टेज लगा देते हैं, उसकी वजह से लेंस लो की वजह से रिवर्स में टॉर्क डेवलप हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को हम कम कर देते हैं ताकि रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाए और वो बेसिकली सप्लाई मेन्स को ही सप्लाई देने लग जाए रिवर्स ऑर्डर, और फिर मैकेनिकल ब्रेक लगा सकते हैं। और जो लेटेस्ट चल रहा है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, पोल्स की जगह हम फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, बट ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी को इस तरह से कम करेंगे कि V by F मेरा क्या हो, कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपके तीनों मेथड, तीनों इंडक्शन मोटर के खत्म हो चुके हैं। स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर दूसरा स्पीड कंट्रोल, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, दूसरा स्पीड कंट्रोल, और तीसरा इंडक्शन मोटर को रोकना कैसे। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन जनरेटर का थोड़ा बहुत आइडिया बता दूंगा मैं आपको, तो 1 या 2 क्लास में मैं आपकी अपना 3rd यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, 4th यूनिट बहुत छोटा सा है। ओके, लेट मी स्टॉप।